हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5। तो ये हमारे बायोलॉजी का पोर्शन है, तो इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट। हम कर रहे हैं कि लेट्स नो हाउ आवर बॉडी वर्क्स, कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है। तो लाइफ प्रोसेस के बेसिस पर अगर हम बोलें कि जो भी हमारी बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं अपना लाइफ को मेंटेन करने के लिए, इस अर्थ पर उसे ही हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। इसमें कौन कौन से आते हैं? न्यूट्रिशन आ जाएगा, रेस्पिरेशन आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा और एक्सक्रीशन आ जाएगा। न्यूट्रिशन इसमें आपकी डाइजेशन आ जाएगा, रेस्पिरेशन इसमें ब्रीथिंग और इसके अलावा सेल कैसे एनर्जी क्रिएट करती है, ठीक है, कैसे ग्लूकोज बर्न होता है, कैसे ऑक्सीजन उसके साथ में मिलती है और कैसे आपके पास में एटीपी बनती है। ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पर आप क्या पढ़ोगे कि ट्रांसपोर्टेशन में कि कैसे ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। और नेक्स्ट है कि जो हमारे पास में टॉक्सिक चीज़ है वो कैसे बाहर निकलती है। ओके, लाइफ प्रोसेस में आप क्या पढ़ने वाले हो? न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हो, रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हो, डाइजेशन पढ़ने वाले हो, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने वाले हो और एक्सक्रीशन पढ़ने वाले हो। वैसे ये और ये टॉपिक आपके एक में आएगा। तो न्यूट्रिशन शुरू कर रहे हैं। तो न्यूट्रिशन क्या होता है हमारे पास में? द प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि वो प्रोसेस जिससे आप न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। जैसे आपके कौन कौन से होते हैं न्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन एंड वाटर, ठीक है। और ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म को लेते हैं और इसके अलावा क्या करते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। यूटिलाइजेशन मतलब न्यूट्रिशन को इंटेक करना, उसको खाना, उसको ग्रहण करना और इसके अलावा उसके बाद में उसका यूज़ करना। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है कि आपके पास में ग्रुप ऑफ फूड होता है जिसमें आपके प्रोटीन भी होता है, फैट होता है, विटामिन होता है, मिनरल होता है, ये सब इंक्लूड रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ओके, अब टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स में अगर हम बात करें तो हमारे पास में टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में अगर हम बात करें तो हमारे पास में सबसे फर्स्ट आता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में अगर बात करते हैं हम कि द प्रोसेस बाय विच सिंथेसाइज्ड इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कौन कौन से? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, आसपास जो भी प्रेजेंट रहता है जिसमें कौन? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एनवायरमेंट से लेते हैं और क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, ठीक है। किससे बना रहे हैं? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। कौन कौन? CO2 हो गया और कौन हो गया आपके पास में? H2O हो गया। उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करे उन्हें हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कौन कौन करता है? ग्रीन प्लांट्स करते हैं और बैक्टीरिया करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। अब सिंपल आपने ऑटोट्रॉपिक पढ़ा कि व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, की जो अपना खाना खुद बनाए और फिर खुद सिंथेसाइज करे, तो उसे आप क्या बोलोगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हमारे पास में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के ऑर्गेनिज्म दैट कांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड ऑब्टेन देयर ओन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। क्या बोल रहे हैं हम कि जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना खाना नहीं बना सकते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें कौन बना जाएगा? आपके पास में एनिमल्स आ जाएंगे और फंगाई आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला अभी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में खुद का खाना खुद सिंथेसाइज हो रहा होगा और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में खुद का खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे होंगे ऑर्गेनिज्म। अब देखिए हमारे पास में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास में क्या हो जाएगा कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हमने पढ़ा अभी ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। अब ध्यान रखिएगा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को भी आगे 3 पार्ट्स में बांटा जा रहा है, ठीक है। 3 पार्ट्स में इसका डिवाइडेशन कौन कौन सा है? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। कि सैप्रोफाइटिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन? कि इन दिस ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर। डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर डिकाई हो रहा है, ठीक है, कौन किसका? डेड प्लांट्स और एनिमल्स का। वहाँ से अगर कोई अपना न्यूट्रिशन ले तो दैट न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। कौन करता है ऐसा? फंगाई। ओके, नेक्स्ट है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या? कि जो दूसरे की बॉडी से न्यूट्रिशन ले, इन सिंपल मीनिंग उनको बिना मारे, बिना होस्ट को किल किए और फिर उनकी बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहा है, उसे हम बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इन दिस ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म होस्ट विदाउट किलिंग इट, जैसे लाइस हो गया, टिक्स हो गई, etc, ठीक है। नेक्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या? कि इसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड किसमें कन्वर्ट होता है? आपके सिंपल ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंजेशन, ठीक है। और विच इन देन डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी एंड वेस्ट अनडाइजेस्टेड पार्ट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू इगेशन। इसके बाद में क्या हो रहा है हमारे पास में कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आपके बाहर बॉडी से निकल रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? इगेशन बोलते हैं। और फूड को इंटेक करना, फूड कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तब्दील करना, उसको उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इगेशन। और आगे क्या होता है? डाइजेशन होता है, ठीक है। अब इसमें ये कौन कौन करता है? अमीबा हो गया, मैन हो गया, डॉग हो गया, ठीक है। तो सैप्रोफाइटिक में क्या हो जाएगा? डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर से कोई फूड ले रहा है। पैरासाइटिक में क्या हो जाएगा कि दूसरों की बॉडी से फूड ले रहा है, जैसे उनको बिना मारे, उनको बिना किलिंग करे, तो उसमें क्या आ जाएगा? आपके पास में लाइस आ जाएगा, टिक्स आ जाएगा। और होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या हो जाएगा? आपके पास में कॉम्प्लेक्स फूड तब्दील हो रहा है। सिंपल फूड में जब फूड इंटेक करते हैं उसे हम बोलते हैं इंजेशन। उसके बाद में जब वो कॉम्प्लेक्स फूड तब्दील होता है सिंपल फूड में उसे हम बोलते हैं डाइजेशन। और जब अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट है वो आपकी बॉडी से निकलता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड गेशन। ओके, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा की अगर हम बात करते हैं तो इंजेशन की अगर हम बात करें, देखिए आपके पास में यहाँ पर फूड पार्टिकल है, ये इसके पास में कौन? आपके पास में अमीबा है, ठीक है। ये कौन? आपके पास में अमीबा है। अब क्या हुआ कि फूड पार्टिकल को एक फिंगर लाइक एक्सटेंशन से क्या कर रहा है? अपने अंदर ले रहा है, इसे क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इंजेशन बोलेंगे। इसके बाद में क्या हुआ? फूड वैक्यूल बन गया, फूड पार्टिकल फूड वैक्यूल में है, ठीक है। जो फूड पार्टिकल जो फूड वैक्यूल में है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक फूड है, जो कॉम्प्लेक्स फूड है, वो सिंपल में क्या होगा? चेंज होगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। उसके बाद में जो फूड आपके सिंपल में कन्वर्ट हो गया, अमीबा में जो कन्वर्ट हो गया, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, इसका साइटोप्लाज्म एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, और अपनी ग्रोथ में लगा लेगा, ठीक है, बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। उसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और बाकी जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको वो बाहर फेंक देगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इगेशन, ठीक है। इंजेशन में क्या होता है? आपके पास में अमीबा टेक्स in the food using temporary finger-like extensions of the cell surface called as pseudopodia. Pseudopodia क्या करता है? आपके पास में फ्यूज ओवर फूड पार्टिकल परफॉर्मिंग ए फूड वैक्यूम। ये क्या करता है? फूड पार्टिकल को अंदर ले लेता है और फूड वैक्यूम क्या करता है? क्रिएट करता है। डाइजेशन क्या होता है आपके पास में? डाइजेशन के बेसिस पर इसमें साइटोप्लाज्म, बहुत सारे एंजाइम क्या करता है? साइटोप्लाज्म एंटर कराता है फूड वैक्यूल में, जिससे क्या होता है कि जो फूड है फूड वैक्यूल में वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से बना हुआ है, वो किसमें टूट जाएगा? आपके सिंपल सब्सटेंस में टूट जाएगा। एब्जॉर्प्शन क्या होता है आपके पास में? एब्जॉर्प्शन में जो सिंपल सॉल्युबल फूड है जो आपके सिंपल में कन्वर्ट हो चुका, वो साइटोप्लाज्म क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन से प्रोसेस से? डिफ्यूजन प्रोसेस से, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन? कि जब भी कोई चीज, ठीक है, कोई भी थिंग हायर कंसंट्रेशन से आपके पास में लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और अगर हम बात करें इगेशन की, तो इगेशन क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो अमीबा की सरफेस से निकल जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? इगेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। तो पैरामीशियम का आपके पास में स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इस पर ये क्या होता है? आपके पास में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और इसकी क्या होती है? डेफिनेट शेप होती है। ये क्या करता है? अपना फूड एक स्पेसिफिक स्पोर्ट से लेता है, ठीक है, और स्पोर्ट
उस स्पेसिफिक स्पॉट पर क्या होता है, सीलिया का मूवमेंट होता है। ये आपको जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होगी, दिस इज कॉल्ड सीलिया विच कवर द एंटायर सर्फेस ऑफ द सेल। तो ये क्या करता है, सीलिया के मूवमेंट से फूड पार्टिकल को लेता है किसी स्पेसिफिक स्पॉट से, ठीक है। तो ये आपने बात कर ली न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इसमें क्या होता है कि माउथ सबसे पहले ऑर्गन आता है हमारे पास में, माउथ, ओके, दिस वन। तो द फूड इज इंजेक्टेड थ्रू माउथ। तो आप फूड कहाँ से लेते हैं, माउथ से आप क्या लेते हैं, इंटेक करते हैं। टीथ क्रशेस, टीथ उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करता है और छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है, तोड़ देता है। टीथ क्रशेस एंड ब्रेक्स डाउन फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। तो प्रोसेस डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, इस बात का ध्यान रखना, डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, माउथ से। या अगर माउथ ना देकर के आपको माउथ कैविटी दे, दिस पोर्शन इज कॉल्ड माउथ कैविटी, इसे हम क्या बोलेंगे, माउथ कैविटी बोलेंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है ह्यूमन बींग्स में, तो आप बोलोगे माउथ कैविटी। और अगर माउथ कैविटी ऑप्शन में नहीं हो तो आप क्या बोलोगे, माउथ, ओके। सलाइवरी ग्लैंड्स सीक्रेट सलाइवा विच कंटेन्स एन एंजाइम। जो माउथ में प्रेजेंट सलाइवरी ग्लैंड्स है वो क्या करती है, सलाइवा प्रोड्यूस करती है, सीक्रेट करती है, उसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं। उस एक एंजाइम को हम क्या बोलेंगे, सलाइवरी एमाइलेज, जिसे हम प्यार से टाइलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइलिन भी बोलते हैं। जो क्या करता है, स्टार्च, जो फूड में स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, वो शुगर में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो आपके पास बॉक्स में गिवन है स्टार्च, जो एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, शुगर में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में माउथ के बाद में हम बात करते हैं ईसोफिगस की या फूड पाइप की, ठीक है। तो देखिए जो ईसोफिगस है, द वॉल्स ऑफ ईसोफिगस शो पैरास्टाल्टिक मूवमेंट। पैरास्टाल्टिक मूवमेंट क्या, कि जैसे यहाँ पे फूड है, ये यहाँ से थोड़ा सा क्या होगी, प्रेस होगी, उसके बाद में ये इस तरीके से यहाँ पे ये प्रेस होती जाएगी और नीचे फूड आता जाएगा। इस मोमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट बोलते हैं। इसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है किसका, मसल्स का, जो फूड को आगे स्टमक तक ले जाने में मदद करती है, ओके। तो दिस इज कॉल्ड ईसोफिगस, इसको हम क्या बोलते हैं, ईसोफिगस। और इसमें कौन सा मोमेंट इंपॉर्टेंट है, पैरास्टाल्टिक मोमेंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास में स्टमक। अब फूड कहाँ पर आ गया, माउथ से होते हुए कहाँ पर आ गया, ईसोफिगस, उसके बाद में स्टमक। अब देखिए स्टमक की अगर हम बात करें तो ये क्या है, द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ स्टमक सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। तो ये जो वॉल्स है, इसकी स्टमक की जो वॉल्स है, ये क्या करती है, एक जूस जिसे हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, वो प्रोड्यूस करती है, वो सीक्रेट करती है। इसमें कौन कौन होता है, एचसीएल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन होता है, और क्या होता है, म्यूकस होता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, ये क्या करता है, फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम है, वो एक्टिवेट हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे। और एक और वर्क है इसका कि ये जो फूड के साथ में आने वाले बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया है, उनको भी क्या करता है, ये मारता है, खत्म करता है, उनको किल करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ये क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। म्यूकस क्या करता है, ये इनर लीनिंग, जो ये अंदर वाली लीनिंग है ना, ये वाली दिस वन, इसको क्या करता है, एचसीएल से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि एचसीएल आपके एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब उसके बाद में फूड यहाँ पर आता है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्प्लिंटर मसल, ठीक है। द फूड इनटू द एग्जिट ऑफ फूड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन इज रेगुलेटेड बाय स्प्लिंटर मसल। और कभी भी फूड ऐसे एक साथ नहीं आएगा, ये आपके बल्क में आता है, कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है, यस। नेक्स्ट हमारे पास में स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बेसिस पर अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके डाइजेशन होता है, या मैं ऐसे बोलूँ कि यहाँ पर डाइजेशन क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड। तो आपसे क्वेश्चन पुट किया जाए कि फूड का जो डाइजेशन है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो माउथ या माउथ कैविटी से, और डाइजेशन कंप्लीट कहाँ हो रहा है, तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर माउथ आ जाएगा, उसके बाद में ईसोफिगस, ईसोफिगस के बाद में आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टमक आ जाएगा, और स्टमक कुछ तरीके से आपके किससे जुड़ता है, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद में ये क्या हो गया, आपके पास में लार्ज इंटेस्टाइन आ गई, दिस वन इज लार्ज इंटेस्टाइन। अब कंप्लीट डाइजेशन का मतलब क्या, कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट भी क्या हो रहा है, आपके पास में डाइजेस्ट हो रहा है, फैट्स भी क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, और प्रोटीन भी क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सीक्रेशन ऑफ टू ग्लैंड्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो ग्लैंड्स, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लीवर और पैनक्रियाज। दिस वन इज लीवर, इसे क्या बोलेंगे, लीवर, और दिस इज कॉल्ड पैनक्रियाज, इसे हम क्या बोलेंगे, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज, ठीक है। यहाँ से सीक्रेशन रिसीव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम सबसे पहले लीवर की बात करते हैं। लीवर क्या है, लीवर क्या करता है, बाइल जूस का सीक्रेशन करता है। बाइल जूस दो फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। कौन सा जूस, बाइल जूस दो फंक्शन परफॉर्म करती है। जो फूड आपके स्टमक में एसिडिक मीडियम में था, उसको ये क्या कर देती है, अल्कलाइन मीडियम में, मतलब बोले तो बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर देती है, जिससे उसके ऊपर पैनक्रियाटिक एंजाइम काम कर सके, मेक्स द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक अल्कलाइन सो दैट पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन इट। ये तो पहला वर्क था। दूसरा वर्क क्या हो जाएगा, बाइल जूस ब्रेक्स द फैट प्रेजेंट इन फूड इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, कि जो बड़े बड़े फूड के पार्टिकल्स हैं उसको किसमें कन्वर्ट कर रहा है, ये छोटे छोटे फूड के वैक्यूल्स ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर रहा है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफाइड फैट बोलते हैं, ठीक है। बाइल जूस की हम बात कर रहे हैं। सो दैट एंजाइम कैन एक्ट ऑन इट एंड डाइजेस्ट देम। इससे बड़ा अगर छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा तो इजीली एंजाइम उस पर काम कर पाएंगे और उनका डाइजेशन कर पाएंगे। तो हमने अभी लीवर की बात करी, अब हम बात कर रहे हैं पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज के बेसिस पर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में पैनक्रियाज क्या होता है, ये क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, ठीक है, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। कौन कौन से, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है आपके पास में, ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन पी ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है किसको, प्रोटीन को। और लाइपेज क्या करता है, जो अभी इमल्सिफाइड फैट था उसको क्या करता है, ये उसका ब्रेक डाउन करता है, उसको डाइजेस्ट करता है। तो आपने पैनक्रियाज में दो अभी एंजाइम पढ़े, एक तो लाइपेज और एक ट्रिप्सिन। लाइपेज इमल्सिफाइड फैट का डाइजेशन करता है और ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ठीक है। तो उसके बाद में जो स्मॉल इंटेस्टाइन की ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें ग्लैंड्स होती है, वो कई तरीके के जूस सेक्रेट करती है। उसमें से एक आपके पास में इंटेस्टिनल जूस होता है। इंटेस्टिनल जूस में जो एंजाइम होते हैं वो किसमें कन्वर्ट करते हैं, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, और फैट को किसमें कन्वर्ट करते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन अमाइनो एसिड में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, और फैट्स किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। नेक्स्ट हमारे पास में अब देखिए, अब फूड डाइजेस्ट हो चुका है, अब इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, ठीक है। अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, विली लाइक स्ट्रक्चर, दिस वन, ये विली लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई होती है। स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन व्हिच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स व्हिच टेक एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। यहाँ से क्या होती है, बहुत सारी आपके पास में क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है, यहाँ से एब्जॉर्ब फूड इसके ऊपर से आएगा, ऐसे गुजरेगा। ये फिंगर लाइक एक्सटेंशन से क्या हुआ कि अगर सीधी स्ट्रक्चर होती तो फूड को यहाँ रुकने का कम वक्त मिलता। अब देखो, अब ऐसी स्ट्रक्चर है तो देखो यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है, यहाँ फूड को रुकने का बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, और जिससे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है मोस्टली ग्लूकोज का, मिनरल्स का, विटामिन का, प्रोटीन का। द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ विलीज विच एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। जो क्या करता है, आपके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, कहाँ से, डाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब करता है।
लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, ये बात का ध्यान रखिएगा, जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब होता है और अनएब्जॉर्ब फूड यहाँ पर आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और यहाँ पर किसका एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। एनएस की बात करते हैं तो रेस्ट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम एनएस, जो आपके नेक्स्ट अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ से रिमूव हो जाएगा, एनएस रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर ली। अब हम प्लांट में न्यूट्रिशन की बात करते हैं। ओके, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो लाइट एनर्जी आ रही है वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, आपके यहाँ लीव्स में जा रही है, ठीक है, आसपास से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, ठीक है, ये इनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किसमें कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में, और ऑक्सीजन भी बाहर निकालता है। देखिए, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स टेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड कन्वर्ट देम इनटू फूड लाइक ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। की सनलाइट की प्रेजेंस में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट करता है, ठीक है, कहाँ पर कन्वर्ट करता है, ये अपने क्लोरोफिल में प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में कौन सी गैस रिलीज होती है, O2 गैस रिलीज होती है। तो आपको ये रिएक्शन दिख रही है यहाँ पर 6 12 6 से आप याद करोगे, 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पर कौन बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, और इसके अलावा 6 क्या बन रहा है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, और 6 क्या बन रहा है, वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। अब कंडीशन क्या क्या जरूरी है, ठीक है, क्या क्या जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, देखो सनलाइट का होना बहुत जरूरी है। क्लोरोफिल को हम किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं, यहाँ पर ये सारा प्रोसेस होता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में या रॉ मटेरियल में कौन कौन आते हैं आपके पास में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी कंडीशन है। इसमें नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्या स्टेप होते हैं, देखिए देखो, सबसे पहले तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है कौन, क्लोरोफिल। उसके बाद में लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में, और उसके बाद में ये जो केमिकल एनर्जी में एब्जॉर्ब हो गई और वाटर मॉलिक्यूल टूटता है किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। उसके बाद में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है, किससे होता है, हाइड्रोजन से होता है, और किसमें टूट जाता है वो, कार्बोहाइड्रेट्स में, C12H22 सॉरी C6H12O6 में, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में, वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस, की रॉ मटेरियल कौन कौन से चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और क्या चाहिए, वाटर चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, उसको एयर से मिलेगा, और कहाँ से लेगा वो, स्टोमेटा। अभी हम आगे बात करेंगे व्हाट इज स्टोमेटा। और वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा वो, फ्रॉम सॉइल से, ठीक है, वाटर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस इज एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स फ्रॉम सॉइल। स्टोमेटा की अगर हम बात करते हैं तो स्टोमेटा क्या होता है, आपके जो लीव्स होती है उसके ऊपर पोर्स बने होते हैं, और वो पोर्स कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है। अगर प्लांट में अच्छे से पानी है तो पोर्स कुछ इस तरीके से ओपन रहेंगे, और अगर प्लांट की आसपास एडवर्स कंडीशन है, जैसे मान लो गर्मी बहुत ज़्यादा है या ठंड बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम पे स्टोमेटा या पोर्स क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, पानी की कमी है तो ये क्लोज हो जाएंगे। ये जो स्टोमेटा है, ये पोर्स है, ये टाइनी पोर्स क्या करते हैं, ये गैसियस एक्सचेंज करते हैं। देखिए, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेसेस ऑफ लीफ, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लीफ की सर्फेस पे प्रेजेंट होता है। ये गैसियस एक्सचेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि भैया H2O वेपर फॉर्म में यहाँ से बाहर जा रही है, O2 को ये इंटेक कर रहा है ब्रीथिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, और CO2 को ये एब्जॉर्ब कर रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए। सराउंडेड बाय ए पेयर ऑफ, इसको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं। जो गार्ड सेल क्या करती है, कंट्रोल, ये क्या करती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अगर स्टोमेटा ओपन है मतलब क्या है कि गार्ड सेल के अंदर क्या है, वाटर है, और अगर स्टोमेटा क्लोज है तो मतलब क्या है, वाटर इसके बाहर आ गया है, ठीक है। तो गैसियस एक्सचेंज इज द मेन प्रोसेस ऑफ स्टोमेटा। तो इस तरीके से हमारे पास में न्यूट्रिशन वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। तो यूं ही हमसे जुड़े रहिए। तो थैंक यू सो मच टू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस, उसका सेकंड पार्ट। पहला पार्ट मैंने पढ़ा दिया था जिसमें आपने किया था डाइजेशन इन न्यूट्रिशन। आज हम करेंगे रेस्पिरेशन वाला पार्ट कंप्लीट। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास में रेस्पिरेशन वर्ड है, ठीक है। रेस्पिरेशन होता क्या है कि जो भी फूड होता है उससे एनर्जी का निकलना ही क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। और ये आप हमेशा ध्यान रखना कि इसमें हमारी बॉडी का जो सेल्स है वो पार्टिसिपेट करता है। उसके अंदर क्या होता है, फूड जो किससे पहुंचा, डाइजेशन या न्यूट्रिशन से पहुंचा, और उसके बाद में O2 जाती है वहाँ पर, और O2 से उसका बर्निंग होता है, क्या निकलती है, हमारे पास में एनर्जी निकलती है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स ऑफ द बॉडी। तो ये इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप जो इनहेल एक्सहेल करते हो वो रेस्पिरेशन होता है, जी नहीं। जो एनर्जी निकलती है फूड से, उसको बर्निंग से, उसे हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन कहेंगे। हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड, जो एनर्जी निकलती है वो रेस्पिरेशन के ड्यूरेशन में वो कैसे स्टोर रहती है, ठीक है। तो हमारे पास में जो एनर्जी निकलती है, ठीक है, वो किस फॉर्म में स्टोर रहती है, आपके एटीपी की फॉर्म में। यहाँ पर हम दो टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, एक तो एटीपी और एक हम पढ़ेंगे एडीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी का मतलब होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। जब भी एनर्जी निकलती है रेस्पिरेशन के ड्यूरेशन में तो वो क्या होती है, एटीपी बनती है, किससे बनती है, एडीपी से। और एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है वो क्या होता है आपके पास में, फास्फेट। जैसे ही एडीपी मतलब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, इसमें दो फास्फेट होते हैं, उसमें एक फास्फेट और जुड़ता है, किसकी मदद से जुड़ता है, एनर्जी की मदद से जुड़ता है, और क्या बना लेगा, एटीपी बना लेगा। और जब भी हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो ये एटीपी, व्हेन द सेल्स नीड्स एनर्जी, ठीक है, तो देन एटीपी कैन बी ब्रोकन डाउन यूजिंग वाटर टू रिलीज एनर्जी। तो ये क्या करती है, एनर्जी जो एटीपी है वाटर का यूज करके वापस एटीपी में, फास्फेट में और एनर्जी में निकल जाएगा, और ये एनर्जी हमारे बॉडी में काम आ जाएगा। और अगर मैं पर मोल की बात करूँ, एक मोल में होता है 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, आयंस जो भी है उसके बेसिस पर अगर मैं बात करूँ, मॉलिक्यूल्स किसके, एटीपी के, ये कितने देते हैं, 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है, 30.5 किलो जूल पर मोल। रेस्पिरेशन आपके 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एरोबिक जो एयर का उसमें अच्छा खासा प्रेजेंस रहता है, और एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें लिमिटेड एयर होती है या एब्सेंस ऑफ एयर होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के बेसिस पर हम बात करें तो द रेस्पिरेशन विच यूजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन यूज होती है उस रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो ग्लूकोज होता है जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स से बनता है, ठीक है, 6 कार्बन के उसमें क्या होते हैं, एटम होते हैं, उसका एक मॉलिक्यूल बनता है। जैसे ग्लूकोज प्रेजेंस किसकी प्रेजेंस में आता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है, C6H12O6 इसकी प्रेजेंस में आएगा, ग्लूकोज इसकी प्रेजेंस में, तो डायरेक्टली किसमें टूटेगा, आपके CO2 में टूटेगा, H2O में टूटेगा, और किसमें टूटेगा, एनर्जी में टूटेगा, ठीक है। ये किसमें टूटेगा, एनर्जी में टूटेगा, कंप्लीटली कंबशन हो जाता है इसका, कंप्लीटली ब्रोकन डाउन, ठीक है। ये वाला टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज के पास में कितने कार्बन एटम होते हैं, 6 कार्बन एटम होते हैं, उसका एक मॉलिक्यूल होता है। साइटोप्लाज्म आप जानते हैं जो भी हमारा सेल होता है, सेल में जो लिक्विड पार्ट होता है उसमें ये प्रोसेस होता है। ग्लूकोज किसमें टूट जाता है, पाइरूवेट में टूट जाता है, जो कि 3 कार्बन का क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। वापस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। अब ये प्रोसेस कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। पाइरूवेट किसमें टूटेगा, आपके पाइरूवेट जाकर टूटेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, किसमें CO2 H2O एनर्जी, एनर्जी कितनी निकलती है, 38 एटीपी। यस, ये जो हमारे पास मोस्ट ऑर्गेनिज्म है जिनकी कॉम्प्लेक्स बॉडी है वो कौन सा रेस्पिरेशन करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे मेन हो गया, डॉग्स हो गए, मतलब ह्यूमंस हो गए, और आपके इसमें हो गया अर्थवॉर्म्स में हो गया।
नेक्स्ट हमारे पास में अनएरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे आपने अभी एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा, उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा हमारे पास में, अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा। रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड अनएरोबिक रेस्पिरेशन, कि जिस भी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन पार्ट नहीं लेती है उस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलेंगे, उस रेस्पिरेशन का नाम हो जाएगा हमारे पास में अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस। ये वाला सेंटेंस थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है, ग्लूकोज इज नॉट कंप्लीटली ब्रोकन डाउन, ठीक है, इज नॉट कंप्लीटली ब्रोकन डाउन, और ये वाला सेंटेंस यहाँ से हट जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट, ठीक है, यीस्ट ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज एनर्जी। फुल में कितना निकलता था 38 ATP, अब कितना निकलेगा, देखो ये अभी हमारे उसमें नहीं हो रहा, ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, जैसे यीस्ट हो गया, वही ग्लूकोज है, साइटोप्लाज्म में प्रोसेस हो रहा है, यहाँ तक का प्रोसेस सब में सेम रहेगा। उसके बाद में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आ गया, किसमें, यीस्ट में बात कर रहा है, क्या बनेगा, एथेनॉल। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं, और इसी से क्या बनती है, ड्रिंक्स बनती है, ड्रिंक्स, ओके, एथेनॉल। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, 2 ATP, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में जब हमारे सेल्स में होती है, हमारी मसल्स में होती है, तब कैसे होती है, जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं तब हमारी ये वाला अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन पूरी पहुंच नहीं पाती है, हम बहुत ज़्यादा फिजिकल मशक्कत कर लेते हैं, कभी एक्सरसाइज कर लेते हैं, तब हमारी बॉडी में अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। जैसे ग्लूकोज है 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, पाइरुवेट में टूट गया, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूट गया, ये यहाँ तक का प्रोसेस सब में सेम बताया मैंने। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा हमारे, ये कहाँ होगा, हमारी मसल सेल्स में होगा, क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड की वजह से ही क्या होता है, मसल क्रैम्प्स होते हैं, दर्द होता है। कौन सी कितनी एनर्जी निकलेगी, 2 ATP हमारे पास क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस बिटवीन क्या हो जाएगा, डिफरेंस में कि देखिए, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में पार्टिसिपेट करता है, जिसमें कौन सा रेस्पिरेशन रहेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रहता है, इसे हम क्या बोलते हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। इन दिस कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड अकर्स, इसमें जो भी फूड होता है जिसे हम ग्लूकोज बोल रहे हैं यहाँ पर, उसका कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, और इसमें क्या होता है, पार्शियल ब्रेक डाउन होता है। यहाँ पर हमारे पास में एंड प्रोडक्ट क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनता है, वाटर बनता है। जबकि यहाँ पर एंड प्रोडक्ट अगर यीस्ट की बात करते हैं तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर हम एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो लैक्टिक एसिड। यहाँ पर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी अप्रोक्सीमेट 38 ATP निकलती है, और यहाँ पर कितनी निकलती है, बहुत ही कम निकलती है, दैट इज 2 ATP, ओके। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं आगे चल करके। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर हम बोले तो द मेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नोज, नेजल पेसेज और नेजल कैविटी, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, डायफ्राम। नॉस्ट्रल्स क्या होती है, कि जो आपकी नाक का आगे का हिस्सा होता है, दैट इज कॉल्ड नॉस्ट्रल्स, ठीक है, जिसमें मतलब आपको एक मतलब इसके अंदर क्या होते हैं, टाइनी हेयर्स भी होते हैं। एयर इज टेकन इन द बॉडी थ्रू नोस्ट्रल्स, द एयर पासिंग इज थ्रू नोस्ट्रल्स इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर। हमारे नाक के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, जो एयर जब जाती है तो उसको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, और जो भी उसमें खतरनाक बैक्टीरिया हो गए या पार्टिकल्स हो गए, वो नाक के अंदर ही वो रख देते हैं। द पेसेस इज ऑल्सो लाइन विद म्यूकस, और वो म्यूकस के जाकर चिपक जाते हैं, ठीक है, वो किससे लाइन रहती है, म्यूकस से लाइन रहती है। फिर आते हैं फेरिंग्स पर। फेरिंग्स कौन सा पार्ट है, देखिए एक बार, फेरिंग्स कौन सा पार्ट है, देखो ये क्या हो गया, आपके नोस्ट्रल्स हो गए, ठीक है, ये वाला पार्ट दैट पार्ट इज कॉल्ड, ये वाला जो आपका पार्ट रहेगा, दिस पार्ट, इसे हम बोलेंगे फेरिंग्स, ओके। तो अगर हम बात करते हैं फेरिंग्स की, तो फेरिंग्स क्या होता है, द पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन द माउथ एंड विंड पाइप इज कॉल्ड फेरिंग्स। जहाँ पर हमारा जो गला होता है, ठीक है, जो गला होता है उसका ही एक पार्ट होता है फेरिंग्स। ये कहाँ पर होता है, आपके माउथ और विंड पाइप के बीच वाला हिस्सा। द नोस्ट्रल एयर एंटर्स इनटू फेरिंग्स एंड देन गोज इनटू द ट्रैकिया और विंड पाइप। तो नोस्ट्रल से होते हुए एयर कहाँ एंटर करती है, फेरिंग्स में एंटर करती है, और उसके बाद में ट्रैकिया में जाती है, ट्रैकिया जस्ट आगे वाला पार्ट हो जाएगा आपके, और उसके बाद में जिसे हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप भी कह सकते हैं। लैरिंग्स क्या होती है, कि द अपर एंड ऑफ ट्रैकिया हैज ए वॉइस बॉक्स कॉल्ड लैरिंग्स, जिसमें हमारा वोकल कोर्स होता है, और क्या बोल सकते हैं, उसमें वोकल बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है, जैसे हम गा सकते हैं ला 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 ला, इस तरीके से आप उसको याद भी कर सकते हैं, लैरिंग्स मतलब ला, इसमें वॉइस बॉक्स होता है, तो हम क्या बोलेंगे, ट्रैकिया, लैरिंग्स बोलेंगे। और ये ट्रैकिया आगे चल करके ये वाला क्या हो गया, जैसे आपके वोकल कोर्स हो गए, इस वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रैकिया, लैरिंग्स बोल रहे हैं, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ट्रैकिया हो जाएगा। अगर इसमें बात करें तो हम देखिए, ये वाला दिस पार्ट इज कॉल्ड लैरिंग्स, ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड लैरिंग्स। आगे देखिए इसमें लैरिंग्स क्या हम चलते हैं ट्रैकिया पर। ट्रैकिया इज ए ट्यूब विच इज कॉमनली कॉल्ड विंड पाइप, जिसे हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप कहते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज व्हिच प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ये कुछ इस तरीके से कार्टिलेज इस तरीके से बनी हुई होती है, अगर इसमें एयर ना हो, ठीक है, तो ये क्या नहीं हो, कोलैप्स नहीं हो, मतलब पिचके ना, और अगर वापस पिचक गई, ठीक है, तो वो वापस अपनी पोजीशन में आने में टाइम लेगी, तो हो सकता है उस टाइम तक हमारा काम खत्म हो जाए। तो इसलिए उनको कोलैप्स होने से बचाने के लिए क्या होता है, हमारे पास में कार्टिलेज का वो बना हुआ होता है। ब्रोंकाई क्या होता है, देखिए ये वाला दिस पार्ट इज कॉल्ड ट्रैकिया, ये आगे वाला पार्ट दिख रहा है वो, ठीक है, दिस पार्ट। अब आगे चल करके ये देखो 2 उसमें डिवाइड हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकाई, इसे क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई बोलेंगे। ब्रोंकाई की बेसिस पर अगर हम बात करें तो द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। द 2 ब्रोंकाई आर कनेक्टेड टू द लंग्स, इस पे कनेक्ट करती है, लंग्स पे कनेक्ट करती है। द लंग्स लाई इन द चेस्ट कैविटी व्हिच इज सेपरेटेड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी बाय मस्कुलर पार्टीशन डायफ्राम। द लंग्स आर इनक्लोज्ड इन ए रिब केस मेड ऑफ बोन्स कॉल्ड रिब्स। देखिए जो ये आपके क्या होते हैं, हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, लंग्स बोलते हैं, ठीक है, ये लंग्स पे जुड़ी हुई होती है, कौन, ब्रोंकाई जुड़ी हुई होती है। और ये जो आपके पास में ये जो लंग्स होते हैं, आपके एब्डोमिनल कैविटी में एक पार्टीशन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। ये डायफ्राम होता है, ये डायफ्राम भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही एक पार्ट होता है, और ये ना आपकी बिल्कुल सेफ रहती है, किसमें, रिब्स में एकदम सेफ रहती है, ठीक है। आपको अगर आप छुओगे आपके, तो आपको मजबूत आपकी हड्डियां दिखाई मतलब महसूस हो रही होगी, उसे क्या बोलेंगे, रिब केज बोलेंगे। आगे देखा है ब्रोंकियोल्स, जो ब्रोंकस है, जो आपने ब्रोंकाई बोला, दो को आपने क्या बोला, ब्रोंकाई बोला, अब मैं एक को क्या बोल रही हूँ, ब्रोंकस बोल रही हूँ। ब्रोंकस आगे चल करके छोटे छोटे ट्यूबों में डिवाइड हो जाती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। जैसे अगर मैं इसमें दिखाऊँ आपको, तो अगर मैं यहाँ बात करती हूँ, देखिए ये वाली ट्यूब आगे चल करके वो डिवाइड हो रही है, इसे मैं क्या बोलूँगी, ब्रोंकियोल्स बोलूँगी। और इसका लास्ट पार्ट क्या होता है ब्रोंकियोल्स का, दीज आर एयर सक्स एट द एंड ऑफ ब्रोंकियोल्स, एल्व्यूलाई कहते हैं हम इसे, ठीक है। इसमें क्या होता है, एयर सक्स होते हैं, एयर टाइप बलून होते हैं। इट्स वॉल आर वेरी थिन, बहुत ज्यादा थिन होती है। दे आर सराउंडेड बाय थिन ब्लड कैपिलरीज, जैसे ये कुछ तरीके से लास्ट में ब्रोंकियोल्स बना रही है, ये क्या हो गया, आपके एल्व्यूलाई हो गए, और इस पर आपकी कैविटी भी होती है, इस पर सराउंडेड रहती है, क्या होती है, थिन कैपिलरीज होती है किसकी, ब्लड की। यहाँ पर से ये O2 लेगी और CO2 दे देगी इनको,
ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस काम करता है। यहाँ पर आपके गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग प्रोवाइड लार्ज एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही एल्वियोलाई रहती है हमारे पास में, एक लंग में कम से कम नहीं तो मिलियंस 10 टू द पावर 6 एल्वियोलाई के आसपास रहती है, जो बहुत ज्यादा एरिया प्रोवाइड कराती है गैसेस एक्सचेंज के लिए। तो इस तरीके से हमने अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा, मैकेनिज्म देख रहे हैं ब्रीथिंग का। अभी आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा। ब्रीथिंग क्या होती है? इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की जो जब आप इनहेलेशन करते हो, ठीक है, किसका ऑक्सीजन को अंदर लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इनहेलेशन होता है और एक्सहेलेशन होता है। इनहेलेशन में क्या होता है? जब भी हम इनहेल करते हैं तो आपकी जो रिब्स होती है वो ऊपर की तरफ उठती है, डायफ्राम नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है, और चेस्ट कैविटी क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है, ठीक है। जैसे आप सोचिए किसी भी बलून में अगर हवा भरेगी तो क्या होगा? उसका एरिया तो डेवलप होता है। तो इसमें भी यही हो रहा है, जब भी हम इनहेल करते हैं तो रिब्स केस जो भी होती है वो ऊपर की ओर उठ जाती है, डायफ्राम नीचे की ओर आ जाता है, और जो एरिया हो जाता है या जो चेस्ट कैविटी जाती है वो हो जाती है लार्जर हो जाती है। बिकॉज ऑफ दिस एयर सक्स इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वियोलाई। इसी तरीके से हमारे पास में जो लंग्स के अंदर क्या होती है? एयर अंदर आती है और उसकी वजह से क्या होती है? एल्वियोलाई एक्सपेंड हो जाती है, ठीक है। द ऑक्सीजन इन एल्वियोलर एयर इज टेकन अप बाय एल्वियोलर ब्लड वेसल टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल ऑफ बॉडी। अब यहाँ पर जो एल्वियोलाई के ऊपर लिपटी हुई जो ब्लड वेसल्स है वो एल्वियोलर ब्लड वेसल जिसे मैं बोल रही हूँ वो एल्वियोलर एयर को ले रही है और सब बॉडी पार्ट्स पर पहुंचा देगी। ऑक्सीजन का देख लीजिए कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। द ऑक्सीजन इज कैरीड इन द ब्लड बाय द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन विच कैन स्टोर हाई क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन वन हीमोग्लोबिन कैसा होता है? आपका रेडिश कलर का ही होता है। 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ठीक है। अब जो भी एल्वियोलाई के ऊपर ब्लड वेसल्स लिपटी हुई है उसके पास में कौन है? ब्लड है। ब्लड के अंदर कौन है? हीमोग्लोबिन है। यहाँ से ऑक्सीजन जाएगी, क्या बोलेंगे हम? यहाँ से तो आपके पास में कौन जा रही है? ऑक्सीजन जा रही है। और इधर से आपने जो भी मतलब जब भी आपके पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम कंप्लीट होता है तो CO2 वाली, तो CO2 ब्लड वापस इसको लौटा रहा है, तो इधर से O2 और इधर से CO2 आ रही है। तो इस तरीके से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। अगर हम और बात करें इसमें, द पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कार्पल्स। जो पिगमेंट, किस पिगमेंट की बात कर रहे हैं? हम हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं। किसमें प्रेजेंट रहता है? रेड ब्लड कार्पल्स में प्रेजेंट रहता है। द ऑक्सीजन रीचेज द सेल्स वेयर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही ऑक्सीजन सेल्स के पास में जाती है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है और क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू ब्लड व्हिच कैरीज इट टू द लंग्स इन द डिसॉल्व फॉर्म। और ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होते हुए ब्लड के पास आता है, ठीक है। ब्लड इसको डिफ्यूज करके कहा जाता है, लंग्स के पास में लाता है और इस तरीके से वापस क्या हो जाता है? ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। तो O2 CO2 तो हमारे वापस किसमें आ गई? एल्वियोलाई में आ गई। और एल्वियोलाई में प्रेजेंट जो O2 है वो कहां निकल गई? आपके ब्लड के साथ में, आपकी सेल्स के साथ में निकल गई। एक्सहेलेशन क्या होता है? एज वी एक्सहेल रिब्स रिलैक्स ड्यू टू व्हिच डायफ्राम मूव्स अपवर्ड। अब जो आपका डायफ्राम ऐसे हो गया था वो वापस ऐसे हो जाएगा, ठीक है। दिस डिक्रीज द स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी पुशिंग द एयर आउट ऑफ द लंग्स। आप भी एक बार इनहेल करके देखिए, इनहेल जैसे करेंगे तो आपका ना रिब केस एकदम बाहर आ जाएगा, डायफ्राम नीचे हो जाएगा। डायफ्राम आपको दिखेगा नहीं बट नीचे हो जाएगा। और जैसे आप एक्सहेल करेंगे तो रिब केस वापस अपनी पोजीशन पर रिलैक्स हो जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो चेस्ट कैविटी का जो एरिया है वो वापस अपनी मेन पोजीशन में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में व्हाट एडवांटेज और एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज ए टेरेस्ट्रियल हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फ्रॉम रेस्पिरेशन। कि एक्वेटिक एनिमल्स और अगर हम टेरेस्ट्रियल जो जमीन पर रहते हैं उनकी अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन की ड्यूरेशन में जो ऑक्सीजन ये लेते हैं, ठीक है, तो वो किसके पास में ज़्यादा रहती है? तो ध्यान रखना, जो भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व रहता है, ठीक है, इसमें वाटर में, तो वो कंपेयर करें अगर हम एयर के तो भैया बहुत कम डिसॉल्व रहता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर लो कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द लेयर। एयर के कंपेयर में, वाटर के कंपेयर में एयर में बहुत ज़्यादा होता है ऑक्सीजन और वाटर में बहुत कम डिसॉल्व होता है। इसलिए द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन दैट द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। इसलिए जो जमीन पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म है और जो एक्वेटिक एनिमल्स है, तो एक्वेटिक एनिमल्स का जो रेट ऑफ ब्रीथिंग रहेगा, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि उनको अपना अमाउंट कंप्लीट करना रहता है और जितनी ज़्यादा वो सांसें लेंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़ेगा। और हमको इतनी ज़्यादा सांसें लेने की जरूरत पड़ती नहीं क्योंकि हमारे एयर में ऑलरेडी अच्छी खासी एयर ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ह्यूमंस में बात कर ली, मतलब उसमें बात कर ली, हम प्लांट्स में बात कर रहे हैं। जब भी हम कोई भी प्रोसेस पढ़ेंगे तो हम एक बार प्लांट्स में पढ़ेंगे हम और एक बार ह्यूमन बॉडी और ऑर्गेनिज्म में पढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो रेस्पिरेशन इन द लीव्स किसमें होता है? थ्रू स्टोमेटा। ग्रीन स्टेम में क्या होता है? इसमें भी थ्रू स्टोमेटा। और वुडी स्टेम में कैसे होता है? थ्रू लेंटिकल्स। जो भी तना होता है, तने के ऊपर पोर्स बने हुए होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? लेंटिकल्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें थोड़ा सा ड्यूरिंग द डे जो CO2 है रेस्पिरेशन के ड्यूरेशन में, देखिए मैं आपको पहले यहाँ से समझाती हूँ। डे हो या नाइट हो, रेस्पिरेशन तो होगा ही होगा, दोनों ही प्रोसेस में रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। और डे में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, सिंथेसिस होता है, डे में होता है, नाइट में नहीं होता। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है? O2 लेगा और CO2 बाहर निकालेगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होगा? CO2 लेगा और O2 बाहर निकालेगा। दिन के टाइम पे इन दोनों में से ये ज़्यादा होता है और रात के टाइम पे ये तो होगा ही नहीं, तो ये वाला रहता है, ठीक है। अब समझ लीजिए आप, तो ऐसा कभी भी नहीं है आप सोचे कि भैया जो प्लांट्स होते हैं वो कौन सी गैस निकालते हैं। आप ऐसे बेवकूफ़ जैसे नहीं कहोगे कि भैया O2 देते हैं, CO2 लेते हैं, ये कभी भी नहीं है। ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस जब वो अपना खाना बनाते हैं तब करते हैं ऐसा, और वो दिन के टाइम पे पॉसिबल है, रात के टाइम पे नहीं होता। ड्यूरिंग द डे CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। CO2 जो भी CO2 रेस्पिरेशन के ड्यूरेशन में बन रही है वो ये लोग क्या कर लेते हैं? फोटोसिंथेसिस में काम ले लेते हैं। हेंस देयर इज नो CO2 रिलीज। तो पूरे प्रोसेस में CO2 बचती नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन निकालते हैं मेजर क्वांटिटी में। और नाइट में क्या होता है कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता नहीं है तो CO2 का एलिमिनेशन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्लांट्स का हो गया। तो दिन के टाइम पे रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों होता है, पर कंपेयर टू रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो जाता है, इसलिए O2 देते हैं और CO2 लेते हैं। रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता, इसलिए O2 लेते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच टू ऑल। हेलो एवरीवन, आज हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस इसका ही एक पार्ट है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें क्या होता है हमारे पास में? इसमें एक पार्ट होता है इसका ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है कि जो ब्लड मतलब हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो,
और उसकी वजह से हमको जो भी यूज़फुल नेसेसरी हमको थिंग्स चाहिए, जैसे हमारे पास में ऑक्सीजन हो गया, जैसे हमारे पास में मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गया, ग्लूकोज हो गया, वो पूरी बॉडी पार्ट्स तक पहुँच पाए। ठीक है, अगर बॉडी पार्ट्स तक पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर सेल के पास में ग्लूकोज अवेलेबल होगा, जहाँ पर ऑक्सीजन भी जाएगी। अगर ऑक्सीजन जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, हमारे पास में एटीपी हमको बनेगी, हमारे लिए बन जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं ब्लड। ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू विद कंसिस्ट ऑफ, कि ब्लड में क्या क्या होता है, एक तरीके का ये फ्लूइड होता है और ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड क्या होता है, हमारे पास में कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करता है, और एक फ्लूइड होता है। इसमें कौन कौन सा होता है, हमारे पास प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल्स होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स होती है और प्लेटलेट्स होते हैं। प्लाज्मा इट इज द फ्लूइड मीडियम इन विच सेल्स आर सस्पेंडेड। ये क्या होता है, हमारे पास में एक फ्लूइड होता है जिसमें क्या होती है, सेल सस्पेंड होती है। ठीक है, सेल कौन कौन सी, आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई और प्लेटलेट्स हो गई। ठीक है, द इट इज ट्रांसपोर्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। इसका क्या काम है, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिया हो गया हमारे पास में, इसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। आरबीसी क्या होती है हमारे पास में, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पल्स होती है। इसमें हमारे पास में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, कहाँ से, लंग्स से और पूरी बॉडी पार्ट के सेल्स तक क्या करता है, कैरी करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होती है हमारे पास में, कि जो हमको डिजीज हो जाती है तो उसकी इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए रेडी करती है या हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करती है। नेक्स्ट हमारे पास में प्लेटलेट्स, दे हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड इन केस ऑफ इंजरी। जो इंजरी होने पर जो विटामिन के की मदद से क्या करती हो, क्लोटिंग करती हो, ऊपर खून का थक्का जमाती हो। ये हमारे पास में ब्लड के पार्ट्स हो गए। आगे हम पढ़ते हैं, द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास में क्या आता है, हार्ट आता है और ब्लड वेसल्स आती है। ब्लड वेसल्स हमारे 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है, एक आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई और कैपिलरीज हो गई। आर्टरीज क्या करती है, हार्ट से और पूरे बॉडी ऑर्गन तक, ठीक है, ये ब्लड को पहुंचाती है, सप्लाई करती है। वेन्स में क्या होता है, वेन्स आरबीसी कंटेन्स हीमोग्लोबिन व्हिच कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पर अगर मैं ये लाइन कट कर दूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या करती है, कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू फ्रॉम बॉडी टू हार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, कैपिलरीज का क्या एक्शन है, हमारे पास में कैपिलरीज एक नैरो थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती है जो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती है बॉडी ऑर्गन्स में। ये क्या करती है, O2 को CO2 को एक्सचेंज करती है, किसके बीच में, ब्लड और सेल्स के बीच में ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। ये किसकी वजह से होता है, आपके कैपिलरीज की वजह से होता है। जैसे आर्टरीज है, ये क्या ला रही है, O2 वाला ब्लड ला रही है, कहाँ से ला रही है, हार्ट से ला रही है। ठीक है, कहाँ से ला रही है, हार्ट से। और ये क्या कर रही है, आपके पास में विदाउट O2 ब्लड ला रही है। और ये दोनों आकर के कहाँ मिलते हैं, आपके पास में कैपिलरीज में मिलते हैं। ये इसको O2 देती है और ये क्या करती है, इसको CO2 देती है। इस तरीके से हमारे पास में ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की। ह्यूमन हार्ट क्या होता है, हमारे पास में जो पूरे बॉडी में ब्लड का पंप करें, ये ट्रायंगुलर शेप में होता है और ये हमारी बंद मुट्ठी क्लोज फिस्ट की साइज का होता है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। अपर 2 चैम्बर्स को हम बोलते हैं एट्रियम और लोअर चैम्बर्स को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो पार्टीशन किससे होता है, हमारे पास में सेप्टम से होता है। सेप्टम के बाद में बात करें, ये चारों चैम्बर का पार्टीशन किससे होता है, हमारे पास में सेप्टम से होता है। ये वॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं इनमें, जो वॉल्स क्या करते हैं, बैक फ्लो, जैसे यहाँ पर ये ब्लड इधर से इधर आ गया, ठीक है, ये ब्लड इधर से इधर आ गया तो ये वापस इधर ना जाए, इसलिए क्या लगे हुए होते हैं, वॉल्स लगे हुए होते हैं। तो वॉल्स प्रेजेंट इनसाइड द हार्ट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। इस तरीके से हमारे देखिए, ये जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अरोटा बोलते हैं। सबसे बड़ा जो हमारे पास वेन होता है उसे हम बोलते हैं वेना कावा। ऊपर की तरफ से जो ब्लड लाए हार्ट की तरफ बॉडी ऑर्गन से, उसे हम वेना कावा अपर बॉडी के लिए, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास में वेना कावा लोअर बॉडी के लिए। ये हमारे पास में राइट एट्रियम, नीचे वाला राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसे आपका बॉडी का लेफ्ट राइट होता है, उसी तरीके से आपको भी पेपर में उसी तरीके से लेफ्ट और राइट रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे अगर आप खुद को एक मतलब पेपर को आप अपने ऊपर रखें तो आपका जो लेफ्ट होगा वही पेपर का लेफ्ट होगा और आपका जो राइट होगा वही पेपर का राइट होगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लेफ्ट और यहाँ पर लेफ्ट, यहाँ पर राइट और यहाँ पर राइट लिखा है। तो आप कभी एसएसटी में या कहीं देखते हैं तो आप यहाँ पर जैसे आपका ये वाला राइट होता है या लेफ्ट होता है, पर जो बायोलॉजी में चलता है वो बिल्कुल एक्यूरेट चलता है। ओके, तो ये वाला पार्ट क्या करता है, सेप्टम इनको अलग करता है, कौन से चैम्बर्स को अलग करता है। ब्लड सर्कुलेशन की हम बात करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन की हम बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ब्लड सर्कुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से मैं समझा देती हूँ आपको। सबसे पहले तो ब्लड हमारे पास में लंग्स, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास में मैंने क्या बना दिया, लंग्स बना दिया। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई होगी, ऑक्सीजन सप्लाई जैसे होगी तो ये कहाँ जाएगा, सबसे पहले हमारे पास में पल्मिनरी वेन में जाएगा। कहाँ जाएगा, पल्मिनरी वेन में, O2 वाला ब्लड। फिर यहाँ से और कहाँ जाएगा, हमारे पास में नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, सेल्स के पास में जाएगा। पहले लंग्स, फिर आपके पास में लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर हमारे पास में सेल्स में आ गया और फिर सेल्स ने ऑक्सीजन ले ली। विदाउट ऑक्सीजन वाला ब्लड वेना कावा से या ऊपर वाली बॉडी से आ रहा है तो ऊपर वाली से आ जाएगा। कहाँ से आ रहा है, हमारे पास में राइट एट्रियम से, उसके बाद में राइट वेंट्रिकल, फिर कहाँ जाता है, वापस लंग्स में जाता है। ओके, तो इस तरीके से लंग्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, सेल्स के पास में विदाउट O2 नहीं है अभी यहाँ पर। विदाउट O2 वाला ब्लड कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में, फिर कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। तो ये हमारे पास सर्कुलेशन हो गया। ठीक है, व्हेन द मसल ऑफ ऑल 4 चैम्बर्स आर इन रिलैक्स्ड स्टेट, पल्मिनरी वेन ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। कौन ला रहा है, पल्मिनरी वेन ला रही है। कौन सा ब्लड ला रही है, ऑक्सीजन वाला ब्लड ला रही है। ठीक है, कहाँ पर ला रही है, आपके लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से उसके बाद में जो ब्लड है वो पुश होता है और कहाँ पर आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। फिर हमारे पास में जो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और जैसे पुश होता है तो जो आपके पास में उसके बाद में अरोटा क्या करती है, उसको पुश करती है और पूरे बॉडी में सप्लाई कर देती है। मैंने आपको ये तो बताया, लंग्स बताया, उसके बाद में मैंने क्या बताया आपको, लेफ्ट एट्रियम के बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद में सेल्स। यहाँ पर ये काम कौन करती है, अरोटा, लार्जेस्ट आर्टरी करती है। उसके बाद में जो ऑक्सीडेटेड ब्लड है वो पूरी सेल में जाता है, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के पास में, और इस प्रोसेस में आपकी रेस्पिरेशन भी काम आता है। सेल्स के पास में जाएगा, ऑक्सीजन जा रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी ग्लूकोज अवेलेबल होता है, ये क्या करता है, इसको काम ले लेता है और एटीपी बना लेगा। एटीपी बना करके ये CO2 कहाँ पर भेजेगा, ब्लड में भेजेगा और ये CO2 कौन लेकर के आएगा, आपके ये लेकर के आएगा, वेना कावा लेकर के आएगी। ठीक है, अब देखिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिचेज राइट एट्रियम थ्रू वेना कावा, लार्जेस्ट वेन होती है। उसके बाद में राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, आपके पास में राइट वेंट्रिकल के पास में जाएगा। यहाँ पर हमारे पास में राइट वेंट्रिकल वापस कॉन्ट्रैक्ट होती है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पंप हो जाता है, आपके पास में लंग्स के पास में पंप हो जाता है। किसके थ्रू हो जाता है, पल्मिनरी आर्टरी के थ्रू हो जाता है। ध्यान रखना, पल्मिनरी का मतलब क्या होता है, जो लंग्स से जुड़ी हुई हो। वैसे तो आर्टरी, ये पल्मिनरी वर्ड आपके लंग्स को रिप्रेजेंट करता है। वैसे तो आर्टरी आपके पास में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है, पर जो लंग्स जैसे आपके पास में हार्ट से और ऑर्गन तक कौन जाता है, आपके पास में आर्टरी जाती है। ठीक है, तो ये अभी भी हार्ट से और ऑर्गन की ओर जाती है, पर इसके पास में अब जो ब्लड होगा ना वो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा ब्लड होगा आपके पास में, डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि अब ये जा रही है इसके पास में।
हार्ट से जब भी ऑर्गन के पास में जाएगी, अब वो ऑर्गन अगर लंग्स है तो ध्यान रखना उस आर्टरी को हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी। उस पल्मोनरी आर्टरी में हमारे पास में कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड। और अगर लंग्स से हमारे पास में हार्ट तक कोई आ रही है, लंग्स से और हार्ट तक आ रही है, मतलब ऑर्गन से कहां पर आ रही है, हार्ट पर, ये कौन लाएगा ब्लड, आपके पास में वेन लाएगी। और इसमें कैसा ब्लड होगा हमारे पास में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। कौन सा वेन है, ये पल्मोनरी वेन है, इस बात का ध्यान रखना। अगर ये ऑर्गन आपके पास में लंग्स है तो ये वेन में क्या रहेगा, आपके पास में ऑक्सीजन होगा। अगर ये और कोई सा होगा तो इसमें क्या होगा, आपके पास में डीऑक्सीजनेटेड होगा। तो इस वाले सिस्टम को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो हार्ट से और आपके लंग्स के बीच में होता है। और जो सेल्स से और हार्ट के बीच में होता है उसे हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने अभी देखा कि किस तरीके से हमारे पास में हार्ट, लंग्स और हमारी सेल्स से जुड़ी हुई है। तो एक सर्कुलेशन दो बार यहाँ पर क्या होता है, हार्ट के पास में ब्लड आता है, तो इसलिए हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पर जो रेड लाइन है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को बता रही है, और जो ब्लू लाइन है वो ऑक्सीजन पुअर ब्लड को बता रही है। तो ये वाली कौन सी है हमारे पास में, पल्मोनरी वेन है। ये कौन सी हमारे पास में, ये हमारे पास में वेन है, सिंपल वेन है, सॉरी ये हमारे पास में कौन है, आर्टरी है। ठीक है, आर्टरी है। तो ये कौन है हमारे पास में, ये हमारे पास में वेन है। और ये कौन सी, ये कौन है हमारे पास में, पल्मोनरी आर्टरी है। देखिए ये रही पल्मोनरी आर्टरी, ये रही पल्मोनरी वेन, इस वन। ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, ये आपके पास में, ये लेफ्ट एट्रियम, ये आपके पास में लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल। तो इस तरीके से हमारे पास में ब्लड सप्लाई होता है। तो आपको जो मैंने अभी ऊपर बनवाया था कि कैसे लंग्स के बाद में आपके पास में ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ जा रहा है, आपके पास में लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर सेल के पास में जा रहा है। उसके बाद में यहाँ से वेना कावा मेन यहाँ से आ रही है। उसके बाद में कहाँ जा रहा है, राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, यहाँ से फिर पल्मोनरी वेन, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पर लंग्स के पास में ला रही है। इस तरीके से यहाँ पर कौन ला रहा है, आपके पास में पल्मोनरी वेन ला रही है ब्लड को। इस तरीके से हमारा ये सर्कुलेशन चलता ही जाएगा। नेक्स्ट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम heart to lungs and back to heart is called pulmonary circulation, and the circulation of blood from heart to rest of the body and back to heart is called systemic circulation. जो हार्ट से, लंग्स से और हार्ट पे जाए उसे हम क्या बोल रहे हैं, पल्मोनरी। और जो हार्ट से और फिर बॉडी पार्ट्स तक जाए उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। इन सर्कुलेशन में ब्लड क्या हो रहा है हमारे पास में, दो बार हार्ट पर आ रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, जो किसमें होता है, ह्यूमंस में। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हम बात करें तो आपके पास फिश में होता है, जिसमें दो चैम्बर वाले हार्ट होते हैं, इसलिए क्या होता है, वो सिंगल सर्कुलेशन दिखाती है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम की अगर बेसिस पर बात करूं तो लिम्फेटिक सिस्टम एक तरीके का ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, जो ब्लड के अलावा ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ब्लड के अलावा काम करता है। ठीक है, जो कलरलेस रहता है। इसमें क्या होता है, लिम्फ होता है, जो एक अनदर टाइप का फ्लूइड होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व रहता है। लिम्फ क्या होता है, कलरलेस होता है, जिसमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होता है। लिम्फ क्या करता है, डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब जो मोटे मोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनको हमारे इंटेस्टाइन से और हमारे जो वहाँ पर मतलब कैरी करता है। और जो एक्सेस फ्लूइड होता है कहाँ पर, जो मतलब सेल्स में मान लो ज़्यादा पानी बढ़ जाता है, ज़्यादा फ्लूइड बढ़ जाता है, तो उसको वापस ब्लड में मिलाता है। तो ये किसका काम क्या हुआ है, तो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फूड को इंटेस्टाइन से उठा करके सब जगह सप्लाई करना, और जो एक्स्ट्रा सेल्स में फ्लूइड भर जाता है उसको उस फ्लूइड को वहाँ से निकाल करके कहाँ पर लाना, ब्लड में लाना। लिम्फेटिक सिस्टम इम्यूनिटी सिस्टम में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में ये कौन सा सिस्टम हो गया, हमारे पास में हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। यस स्टूडेंट, अब आपने सर्कुलेशन देख तो लिया, किसमें देखा है आपने, ह्यूमंस में। अब हम बात कर रहे हैं प्लांट्स में। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसे होता है, ध्यान रखना दो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हैं इनके। जो वाटर और मिनरल्स को करे वो किससे होता है, जाइलम से। आप ऐसे याद रखना, जाइलम मतलब जल। और जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करे वो किससे होता है, फ्लोएम से। फूड फ्लोएम, फ्रूट फ्लोएम। तो कौन कौन काम करता है ट्रांसपोर्टेशन में, वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन काम करता है, देखिए दो प्रोसेस काम करते हैं, एक रूट प्रेशर और एक ट्रांसपीरेशन काम करता है। रूट प्रेशर के बारे में बात करूँ मैं, देखो सबसे पहले तो सॉइल क्या करती है, आपके पास में जो मिट्टी होती है, वो मिट्टी के पास में जो रूट्स है, सेल इसकी कॉन्टेक्ट में रहती है, तो कुछ एटीपी अपना देकर के ये मिट्टी से सेल्स सॉरी आयंस को ले लेगी। जैसे आयंस को ले लेगी तो यहाँ पर कंसंट्रेशन में डिफरेंस पैदा हो जाएगा, कि रूट में तो कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया आयंस का, जबकि सॉइल में नहीं है, तो यहाँ पर दोनों में कंसंट्रेशन डगमगा जाएगा, डिफरेंस पैदा हो जाएगा। फिर जैसे ही कंसंट्रेशन इधर उधर हुआ तो वाटर अंदर की ओर मूव करेगा। क्या बोला मैंने, रूट ने थोड़ा सा एटीपी खर्च करके और आयंस को अपने अंदर ले लिया, आयंस को अपने अंदर ले लिया, तो यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से वाटर रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जैसे वाटर रूट के अंदर आ जाएगा तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हो गया था वो रुक जाएगा। तो इस डिफरेंस को मिटाने के लिए वाटर का मूवमेंट बहुत फटाफट होता है। ठीक है, तो जो रूट प्रेशर होता है, देखो अब जो वाटर है वो रूट के अंदर आ गया। अब जो रूट प्रेशर है मोस्टली नाइट में होता है, और केवल वाटर को थोड़ी सी दूरी पर ही ट्रांसपोर्ट कर पाता है, रूट में आ गया बस। अब ट्रांसपिरेशन की हम बात करते हैं, ट्रांसपिरेशन का क्या सीन है। भाई पानी जड़ों में तो आ चुका है, अब पूरे प्लांट्स में कैसे जाएगा। द लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियस पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। कि आपके जिसमें क्या होता है, स्टोमेटा होता है, लेंटिकल्स होते हैं, इनमें से क्या होता है कि ये बाहर से ना जैसे सन एनर्जी लेकर के अपना वाटर मॉलिक्यूल लूज करते हैं, तो वहाँ पर वाटर की कमी हो गई। जैसे वाटर की कमी हो गई, इवेपोरेशन हो गया वाटर मॉलिक्यूल्स का, तो ये दूसरे क्या करेगा, दूसरे स्टोमेटा से सक्शन क्रिएट करके दूसरे स्टोमेटा से वाटर मतलब खींच लेगा। तो इस तरीके से एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तो इस तरीके से प्रोसेस चलता चलता रूट तक पहुंच जाएगा। इस तरीके से वाटर जो सप्लाई होता है वो ऊपर तक पहुंच जाएगा। और ये जो आपके पास में ट्रांसपिरेशन है, ये टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। कैसे, आसपास का टेम्परेचर लेकर के ही तो जो वाटर वेपर है वो बन रही है। अगर वाटर वेपर बन रही है तो मतलब आसपास का टेम्परेचर कम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन होता है। जो ट्रांसपिरेशन है मोस्टली वो दिन के टाइम होगा, क्योंकि इसको एनर्जी चाहिए, सनलाइट चाहिए। और ये क्या करता है, जो वाटर है उसका सप्लाई आपके हाईएस्ट पॉइंट, मतलब जो प्लांट है उसके हाईएस्ट पॉइंट तक करता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन किसमें होता है, आपके फ्लोएम में। थोड़ा सा क्या हुआ, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल आपके मैंने प्लांट बनाया, प्लांट्स में क्या होता है, आपके पास में अंदर की ओर फ्लोएम और जाइलम दोनों होती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए प्लांट्स में किसी लीफ में क्या बना है, हमारे पास में ग्लूकोज बन गया। ठीक है, अब ग्लूकोज क्या होगा हमारे पास में, जैसे कुछ हमारे पास में ग्लूकोज और सुक्रोज बन गया, तो ये क्या करेगी, हमारे पास में जो सेल्स है वो कुछ एटीपी का यूटिलाइजेशन करके सुक्रोज को अपने अंदर लेगी। जैसे सुक्रोज को अपने अंदर लेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन में वापस बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो यहाँ से जो पास वाली जो हमारे पास में कौन से सेल है, पास वाली हमारे पास में है जाइलम, जाइलम से वाटर मॉलिक्यूल इसमें आएंगे, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा, कंसंट्रेशन हाई तो ये नीचे की हो जाएगा। इस तरीके से देखिए सुक्रोज आया, सुक्रोज के बेसिस पर फिर वापस वाटर आया इसके अंदर, वाटर ने क्या किया, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन सप्लाई किया, फिर वापस जहाँ पर जरूरत पड़ी वहाँ पर सुक्रोज चले गया और वापस वाटर अपनी प्लेस पे चले गया। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है किसका, फूड का। ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। ठीक है, तो ये जो फ्लोएम है वो थोड़ी सी एनर्जी यूटिलाइज करके एटीपी को यूटिलाइज करके अपने अंदर लेती है। इस वजह से क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होगा तो उससे क्या होगा, वाटर अंदर की ओर मूव करेगा, जिससे प्रेशर डेवलप हो जाएगा। और प्रेशर क्या करेगा, जो मटेरियल है उसको लेस प्रेशर की ओर लेके जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में जो फ्लोएम है
फ्लोएम से जो मटेरियल है वो प्लांट की नीड के अकॉर्डिंग वहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। यही रीजन है कि हमारे पास में जो स्प्रिंग होती है, ठीक है, जिसमें शुगर स्टोर रहता है, तो रूट में और स्टेम में शुगर स्टोर रहता है। तो जैसे बारिश वगैरह आती है तो हमारे पास में जो नई नई ब्लड जो बर्ड्स है वो एनर्जी लेकर क्या होती है, ग्रो होती है। ये आपके पास में जाइलम और फ्लोएम का क्या है, एक क्या बना हुआ है, डिफरेंस बना हुआ है डायग्राम के साथ में। देखिए जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है पहला। दूसरा ये वन वे फ्लो ऑफ सैप, सैप मतलब बोले तो जूस, ठीक है, जो भी इसका लिक्विड होता है वो कि एक तरफ ही जाता है, तो वन वे ऑफ सैप। दूसरा तीसरे की अगर मैं बात करूँ, थिक सेल वॉल होती है इसमें। देखिए ये वाली जो सेल वॉल है हमारे पास में, ये क्या होती है, थिक सेल वॉल होती है और किसकी बनी हुई होती है, लिग्निन की बनी हुई होती है। फोर्थ अगर हम बात करें तो सेल्स में कोई भी एंड वॉल नहीं होती। देखिए सेल्स बंद नहीं है, सेल में कोई एंड वॉल नहीं होती है, कंटिन्यूअस है। अगर इसमें हम बात करते हैं फ्लोएम में आपके पास में वाटर और फूड होता है, इसलिए कहीं पर भी आ जा सकता है, मतलब अगर ऊपर बन रहा है तो नीचे तक पहुंच जाएगा, नीचे बन रहा है तो ऊपर तक पहुंच जाएगा। तो ये टू वे सैप होता है, पहला हो गया। दूसरा हो गया, थर्ड हमारे पास में क्या है कि इसमें क्या होती है, जो सेल वॉल होती है बहुत पतली होती है और किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। और इसमें एंड सेल तो होती है पर वो कैसी रहती है, परफोरेटेड रहती है, मतलब उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं। तो डिफरेंस आपको याद करके चलना है। डिफरेंस आपके पास में आ गया है कि जाइलम है, फ्लोएम है, ये फूड और मिनरल्स का ट्रांसफर करते हैं, ये वाटर मिनरल्स का, ये फूड का, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ये सारी अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है। इसमें आपके पास में सक्शन की वजह से फोर्स जनरेट होता है, वाटर इवोपरेशन से ऊपर नीचे जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो फूड है वो यूटिलाइजिंग मतलब एनर्जी का यूटिलाइज करके और फिर ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस तरीके से हमारे पास में अब केवल एक ही पॉइंट रहा है, एक्सक्रीशन, जो हम करेंगे बाद में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माय वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू टू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का लास्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन होता क्या है? एक्सक्रीशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ये हमारे पास में एक्सक्रीशन होता क्या है कि टॉक्सिक वेस्टेज को बॉडी से बाहर निकालना। ये टॉक्सिक वेस्टेज होते क्या है? ये नाइट्रोजीनस वेस्टेज होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं? नाइट्रोजीनस वेस्टेज होते हैं, वेस्टेज होते हैं, ठीक है, वेस्ट। ठीक है, अगर हम उसकी बात करें तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ह्यूमन सर्कुलेटरी में क्या क्या पढ़ेंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। यस, किडनी क्या होती है? एक बीन शेप्ड ऑर्गन होती है। हमारे पास में एक पेयर ऑफ किडनी होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे ब्लड को कौन प्यूरीफाई करता है? किडनी करती है। कैसे करती है? फिल्टरिंग इट टू रिमूव अनवांटेड सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट। जो ब्लड में अनवांटेड सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं उनको रिमूव करके जो किडनी है वो क्या करती है? हमारे ब्लड का प्यूरिफिकेशन करती है। उसके बाद में यूरेटर क्या होता है? यूरेटर एक लॉन्ग ट्यूब होता है, ठीक है, जो यूरिन को कलेक्ट करता है। कहां से कलेक्ट करता है? किडनी से। द यूरेटर इज ए लॉन्ग ट्यूब व्हिच कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम किडनीज। आफ्टर दैट हम पढ़ते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है कि जो यूरिन निकलता है कहां से निकलता है? जो किडनी होती है वहां से, और किसके थ्रू आता है? यूरेटर के थ्रू आता है। उसको स्टोर करता है, कहां पर स्टोर करता है? यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरेटर क्या करता है? द कलेक्टेड यूरिन इज पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा। तो जो यूरिन है जो कलेक्ट हुआ है वो कहां से निकल जाता है? आफ्टर दैट यूरेथ्रा से निकल जाता है। तो अगर मैं इसके डायग्राम की बात करती हूं तो डायग्राम हमारा ये होता है, ठीक है। दिस इज राइट किडनी, दिस इज लेफ्ट किडनी, और ये जो लॉन्ग ट्यूब आपको दिख रही है ये वाली, इसको हम क्या बोलेंगे? यूरेटर बोलेंगे। किडनी में क्या होता है? ब्लड प्यूरीफाई होता है। ब्लड प्यूरीफाई होकर जो टॉक्सिक निकलता है वो यहाँ पर से निकलता है और कहाँ इकट्ठा होता है? यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है। और कहाँ से आप निकाल देते हैं उसको? यूरेथ्रा के थ्रू निकाल देते हैं, ठीक है। और राइट किडनी थोड़ा सा नीचे की ओर होती है और जो लेफ्ट किडनी है वो कहाँ होती है? थोड़ा सा ऊपर की ओर, क्योंकि राइट किडनी के ऊपर जस्ट हमारी क्या जाता है? लीवर आ जाता है। दैट्स वाई हम ये जो राइट किडनी होती है वो क्या होती है? थोड़ी सी नीचे की ओर होती है। उसके बाद हम बात करते हैं नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन होता क्या है? देखिए नेफ्रॉन क्या होता है कि जो एक किडनी की जो फिल्ट्रेशन यूनिट है, बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, अप्रोक्सीमेट 1 किडनी में 1 मिलियन के आसपास होते हैं। तो ये क्या होती है? फिल्ट्रेशन यूनिट होती है। किसकी होती है? किडनी की होती है। उसके बाद में ये आपको कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस वन इज कप लाइक स्ट्रक्चर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। नेफ्रॉन हैज ए कप शेप्ड स्ट्रक्चर एट इट्स अपर एंड कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल, दिस वन, इसको हम क्या बोलेंगे? बोमेन्स कैप्सूल बोलेंगे। आफ्टर दैट द बोमेन्स कैप्सूल कंटेन्स ए बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। यहाँ पर क्या होता है कि बंडल ऑफ कैपिलरीज बहुत सारे यहाँ पर बंडल इकट्ठे जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। द रीनल आर्टरी ब्रिंग्स, रीनल आर्टरी देखो, रीनल वर्ड डिनोट करता है किडनी को, और यहाँ पर ब्लड ला रही है, दैट्स वाई इसको हम क्या बोलेंगे? रीनल आर्टरी बोलेंगे। कौन सा ब्लड ला रही है? डर्टी ब्लड ला रही है, जिसमें क्या है? यूरिया है, ठीक है। यूरिया है जो किससे पास होगा? ग्लोमेरुलस से पास होगा। यहाँ से पास होगा, ये कहाँ से पास होगा? दिस, इस यहाँ से पास होगा। अगर हम थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं तो कहाँ से पास होगा? हमारे पास में यहाँ से पास होगा। तो जैसे पास होगा, ग्लोमेरुलस फिल्टर्स द ब्लड पासिंग थ्रू इट। ग्लोमेरुलस क्या करता है? ब्लड को क्या करता है? फिल्टर करता है जो इसके यहाँ से गुजरता है। उसके बाद में स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट, वाटर इज फिल्टर्ड आउट एंड रीचेज द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये कहाँ पर आ जाता है? इस पार्ट में जाता है, इस पार्ट में, ठीक है। अभी हमने क्या बनाया? बोमेन्स कैप्सूल बनाया, ठीक है। यहाँ पर आपके रीनल आर्टरी है, ये रीनल वेन है। रीनल आर्टरी क्या करेगी? डर्टी ब्लड लाएगी, रीनल वेन क्या करेगी? जो साफ ब्लड वो लेकर जाएगी। यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा? बंडल हो जाएगा, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, इसे हम बोमेन्स कैप्सूल कह रहे हैं। ये पार्ट जो यहाँ पर जैसे प्रेशर होगा तो प्रेशर के थ्रू ये जो डर्टी पार्ट्स है, जो डर्टी ब्लड है वो यहाँ पर निकल जाता है, ठीक है। और जो मेन पार्ट है, ठीक है, जो आपकी जो भी यूजफुल चीजें हैं वो इधर होकर निकल जाती है, जैसे WBC हो गया, RBC हो गया, प्लेटलेट्स हो गई, ठीक है। ये सब इधर होकर वापस निकल जाती है। तो जैसे प्रेशर गया तो प्रेशर के थ्रू यहाँ पर आपके कौन आ जाएगा? यूरिया आ जाएगा, यूरिक एसिड आ जाएगा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज आ जाएगा, अमाइनो एसिड आ जाएगा, सॉल्ट आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। ये सब आपके कहाँ जाते हैं? नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में, दिस पार्ट, ओके, ट्यूबुलर पार्ट में जाता है। जैसे ट्यूबुलर पार्ट में आता है तो हम क्या बोलेंगे? आफ्टर दैट इन द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन। अब जो वापस यहाँ पर क्या होता है? इस ट्यूबुलर पार्ट में जो यहाँ पर आ गया उसका वापस रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसमें से यूजफुल सब्सटेंसेस को वापस अब्सॉर्ब कर लिया जाता है, दैट इज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट, वाटर। ये सब हमारे लिए नेसेसरी है, ठीक है। कौन हट गया हमारे पास में? यूरिया हट गया, यूरिक एसिड हट गया, ठीक है। तो ये आपके किस में चले जाएंगे? टॉक्सिक एलिमेंट्स के थ्रू। किस में चले जाएंगे? आपके ट्यूबुलर पार्ट के थ्रू कहाँ चले जाएंगे? यूरेटर में चले जाएंगे। द रिमेनिंग लिक्विड फ्रॉम वेरियस नेफ्रॉन फॉर्म्स यूरिन विच इज कलेक्टेड इन द कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट क्या होती है? देखिए अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, तो ये आपके कौन हो जाएगा? बोमेन्स कैप्सूल। यहाँ पर क्या होगा? बोमेन्स कैप्सूल कुछ ट्यूबुलर पार्ट से मिलेगा, ठीक है। ये ट्यूबुलर पार्ट कुछ इस तरीके से जाएगी और ये कुछ इस तरीके से जाकर के और आपके किससे जुड़ जाएगी? मेन डक्ट से जुड़ जाएगी। मेन डक्ट क्या होती है? ये सारी किससे जुड़ी हुई होती है? मेन डक्ट जुड़ी हुई होती है आपके किससे? यूरेटर से जुड़ी हुई होती है। अब जैसे फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट यूरिन इज पास्ड इनटू यूरेटर, तो यूरिन कहाँ से? कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए यूरिन कहाँ आ जाएगा? यूरेटर के पास आ जाएगा। फ्रॉम यूरेटर यूरिन पासेज इनटू यूरिनरी ब्लैडर। तो जो यूरिन है कहाँ आ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर के पास आ जाएगा, जहाँ पर ये कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है और फिर निकल जाता है। किसके थ्रू निकल जाता है? यूरेथ्रा के थ्रू निकल जाता है, ठीक है। तो ये हमने बात करी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, ठीक है। तो अगर मैं डायग्राम की बात करूँ तो आपको मैंने जो अभी डायग्राम बनाया है, ये आपकी रीनल आर्टरी हो जाएगी, ये आपकी रीनल वेन हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा? ट्यूबुलर पार्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड हैनले लूप। और अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा? आपके बोमेन्स कैप्सूल, और इसके अंदर जो बंडल रहेगा उसे हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस। आगे देखा है नेम द नाइट्रोजनस वेस्ट दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन आवर किडनी, कि हम हमारे अंदर से कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? यूरिया। क्या निकलता है? यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला की अगर मैं बात करूँ, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया, दिस वन। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की।
ठीक है। अब एक्सक्रीशन कैसे होता है, प्लांट कैसे एक्सक्रीट करते हैं, उनमें भी टॉक्सिक चीजें होंगी। तो देखो गैसियस वेस्ट कैसे निकलेगा, स्टोमेटा से और लेंटिकल से। स्टोमेटा मोस्टली ग्रीन पार्ट में होता है, लेंटिकल्स मोस्टली ब्राउन पार्ट में होता है। ओके, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट कैसे निकलेगा, थ्रू शेडिंग ऑफ लीव्स। लीव्स की शेडिंग से जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट है वो निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ गम एंड रेजिन। किससे, गम और रेजिन की फॉर्म में से भी जो टॉक्सिक पार्ट है प्लांट्स का वो निकल जाएगा, और जो मिट्टी होती है उसके आसपास सराउंडिंग सॉइल्स होती है उसमें से होते हुए निकल जाएगा। इस तरीके से हमारा जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इफ यू लाइक माय वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच टू ऑल।